नमस्कार, शंखनाद इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव रावत। उत्तराखंड की फिजाओं में इन दिनों जन क्रांतियों की बाढ़ सी आई है। बहुत सारे नए चेहरे जो आमतौर पर राजनीति का हिस्सा नहीं हुआ करते थे अब से कुछ समय पहले, लेकिन अब सक्रिय हो गए हैं। जन भागीदारियां इतनी इंपॉर्टेंट हो गई हैं कि जन भागीदारी से एक मंत्री को अपना मंत्री पद भी गंवाना पड़ा। विपक्ष के रूप में जनता उद्वेलित है और जनता के साथ साथ जो जन संगठन है या तीसरे मोर्चे हैं वो सामने आने लगे हैं। ऐसे ही एक प्रमुख नाम है मेजर संतोष भंडारी। सेना में अपनी सेवा देने के बाद ये उत्तराखंड आई और रिटायरमेंट के बाद उत्तराखंड क्रांति दल को इन्होंने चुना। ऑप्शन बहुत रहे होंगे और अभी वर्तमान में उत्तराखंड क्रांति दल की महिला विंग की केंद्रीय अध्यक्ष हैं। बहुत स्वागत है आपका मेजर संतोष भंडारी जी। श्री प्रसाद सती जी हमारे साथ शंखनाद इंडिया संपादक देहरादून से जुड़े हैं, आपका भी स्वागत है। आपने रिटायरमेंट के बाद लोग आराम करते हैं, पेंशन मिलती है फौज की सेवा के बाद। आप जुड़ी, आपका ऑप्शन तो बहुत सारे रहे होंगे, लेकिन आपने उस उस राजनीतिक दल को चुना जिसकी पहचान अब एक आंदोलनकारी दल के रूप में ज्यादा हो गई है। अब वो फिलहाल सत्ता में या विधानसभा में उनका प्रतिनिधित्व नहीं है और वो संघर्ष करता है लोगों के लिए। तो संघर्ष की राह चुनने की वजह? सबसे पहले आप लोगों को नमस्कार और उत्तराखंड को भी जय उत्तराखंड। मैंने राजीव जी ये दल इसलिए चुना कि पहली बात तो ये दल से ज्यादा दिल है, उत्तराखंड का ये दिल है, ये जननी है उत्तराखंड की, जिनके संघर्ष के कारण आज हम लोगों को ये बता पा रहे हैं कि हम उत्तराखंडी हैं। तो उत्तराखंड को बनाने में सबसे ज्यादा जो योगदान रहा है वो उत्तराखंड क्रांति दल का रहा है। मेरे पिताजी भले ही हिमाचल प्रदेश में हैं, लेकिन वो इस पूरे आंदोलन के साथ में जुड़े रहे हैं, वहां से मदद करते रहे हैं, बीच बीच में गांव आते रहते थे। मैं तो यहाँ केदार क्षेत्र से हूँ, तो हमारा तो परिवार, हमारा रिश्तेदार, मेरी अपनी मौसी आंदोलनकारी है जो यहीं देहरादून में रहती हैं, तो हमारा परिवार तो शुरू से जुड़ा हुआ है। और सेना से रिटायरमेंट के बाद 2021 में जब मैं यहाँ पहुंची हूँ, तो मुझे भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस सभी लोगों ने चाहा था, पर मेरा कोई भी इंटरेस्ट राजनीति में नहीं था जी। जो मेरा फर्स्ट मेरा जो रिएक्शन था कि दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी। लेकिन राजीव जी, ये जो प्रदेश की हालत देखिए, मैं सोशल सर्विस उस वक्त से कर रही हूँ जब मैं यहाँ पर पोस्टेड भी थी एनसीसी गर्ल्स बटालियन में एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। मैं 2017 से 20 तक यहीं पे पोस्टेड थी, तो मैं उस टाइम भी यहाँ देहरादून में अपनी बटालियन के थ्रू काफी सोशल सर्विस किया करती थी ऑफिशियल लेवल पे। उसके बाद रिटायरमेंट के बाद भी मैं काफी सोशल सर्विस एक्टिविटीज और ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ। लेकिन यहाँ की जो व्यवस्था देखकर अफसोस हो रहा है, तो मुझे लगा कि आई एम हेल्पलेस, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी जब तक कि मैं राजनीति में अंदर नहीं घुसूंगी। तो मुझे ऑप्शन मिला तो मैंने यही चुना कि रीजनल पार्टी इज द बेस्ट ऑप्शन एंड द बेस्ट चॉइस, क्योंकि रीजनल पार्टी है जो रीजनल मुद्दों को समझती है, उत्तराखंड के दर्द दुख को समझती है, और जो इतने वर्षों से, पिछले 25 वर्षों में इस प्रदेश का हालत हो रखा है, आप सब लोग भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। और रोज की यहाँ पे जो ये मुद्दे हैं, आप देखिए न्याय व्यवस्था को लेकर, आप देख लीजिए रोज, मतलब उत्तराखंडी सड़कों में उतरे हुए हैं। हम अब मुद्दों पर आएंगे। मैं पहले जी आपके प्रोफाइल पर चर्चा चाह रहा हूं क्योंकि आपके मुद्दे और दर्शक, आप जानते हैं, आप मेजर संतोष भंडारी अक्सर लाइव आती हैं फेसबुक के जरिए या अन्य सोशल मीडिया के माध्यमों से। देश भर जी में जहां भी जाती है वहां से भी उत्तराखंड की चिंता करती हैं। और जी इस समय उत्तराखंड से जो सोशल मीडिया में वायरल होने वाली जो हस्तियां हैं उनमें से एक आप हैं। तो लोग आपसे इस रूप को जान रहे हैं, आपके इस क्रांति के रूप को, बहुत चेतावनी भी दे रही हैं, बहुत सारी बातें जी। करती हैं, लेकिन उस रूप को भी लोग समझ लें। ये सेना का जो आपका आरंभ हुआ, ये किस सेना के किस कोर में हुआ, क्या आपकी सेवाएं रही, फिर राज्य आंदोलन पे आते हैं, जरा उस एकेडमिक्स पर एक बार आ जाता है। और आपकी एजुकेशन कहां से हुई? श्योर। देखिए, मैं उत्तराखंड की, मेरा जो दादा का गांव है वो क्यार्क बरसूड़ी है,
अगस्त मुनि ब्लॉक के अंडर आता है। तो मैं यहाँ की, मेरी पैदाइश है। और क्योंकि मेरे पिताजी हिमाचल प्रदेश पीडब्ल्यूडी विभाग में नौकरी करते थे, वो ही इज रिटायर्ड नाउ। तो मेरी एजुकेशन हिमाचल प्रदेश में हुई है और मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से। मैं एनसीसी ऑफिसर हूँ, होल टाइम लेडी ऑफिसर, वी आर नोन एज WTLOs। तो मैं देश के विभिन्न प्रदेशों में 35 साल नौकरी करके आई हूँ। 34 साल 8 महीना में नौकरी करके आई हूँ वेरियस स्टेट्स में, जिसमें दिल्ली, उत्तराखंड, यूपी, देन महाराष्ट्र, झारखंड, मेनी प्लेसेस। तो एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, जिसको कि प्रशासनिक अधिकारी भी कहा जाता है, और 3 साल मैं यहाँ उत्तराखंड में भी रह के गई हूँ जी। तो इट्स डायरेक्ट सेना और एनसीसी, आम लोग कैसे समझेंगे? और हाँ, सेना में बहुत सारे कोर होते हैं। जी जी जी। वी कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, एंड जो हमारी बटालियंस हैं, एनसीसी बटालियंस, हम लोग सेना के लिए तैयार करते हैं कैडेट्स को। तो मैंने एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर आज तक मुझे लगता है लाखों बच्चे हम लोग ट्रेन कर चुके हैं इन वेरियस बटालियंस ऑफ एनसीसी जी। सोदा, जब जो ग्रेड आपके नाम के आगे लगता है, मेजर संतोष भंडारी, ये एनसीसी के अफसर्स को भी मिलता है या किस रूप में आपको मिला? आई एम कमीशन्ड ऑफिसर, यस, 100%। आई एम कमीशन्ड ऑफिसर फ्रॉम एनसीसी। मैं ओटीए की ट्रेनिंग करके आई हुई एक सोल्जर हूँ, और हम लोग भी वी ऑल्सो गो थ्रू द सेम प्रोसेस विच एवरी इंडियन आर्मी, एवरी फोर्सेस जवान और ऑफिसर गोज थ्रू। अभी आपके कुछ बयान इतने वायरल हुए जिसमें आपने कहा कि आप महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देना, और कुछ मामलों में तो आपने बहुत आगे तक कह दिया कि अगर मैं उस स्पॉट पे होती तो न जाने क्या कर देती। बट ये जो ट्रेनिंग का पार्ट है, आपकी अपनी ट्रेनिंग, और अब जो आप एक तरह से राजनीति में आने के बाद भी उन महिलाओं को सबल कर रही हैं और एट द स्पॉट कैसे वो अपनी रक्षा कर सकती हैं, आत्मरक्षा, उसके लिए भी तैयार कर रही हैं राजनीति के साथ साथ, वो क्या फंडा है? देखिए राजीव जी, सबसे पहले अभी जब पिछले दिनों ये कलकत्ता रेप कांड हुआ था डॉक्टर के साथ में, तो मैंने सबसे पहले उस वक्त भी यहाँ प्रदेश में एक बहुत बड़ी रैली हुई थी हमारे देहरादून में ही। तो वहां पे भी मैंने यही कहा था कि लड़कियों, तुम लोग देखिए, ऐसा है ना, पुलिस कहाँ कहाँ पहुंचेगी, कब कब पहुंचेगी। अब थोड़ी सी पुलिस है और लाखों जनता है, तो कहाँ कहाँ पुलिस हर जगह तो सुरक्षा करने आ नहीं सकती। तो मैंने उस वक्त भी यही कहा है कि पहली बात तो हर लड़की को सेल्फ डिफेंस आना चाहिए इस देश में। स्कूलों में ये एक सब्जेक्ट होना चाहिए, सेल्फ डिफेंस, ताकि बच्चा स्कूल टाइम से ही, जैसे ही वो लड़की 12 साल 15 साल की हो जाती है, उसको सेल्फ डिफेंस आना बहुत जरूरी है, ताकि कम से कम आत्म सुरक्षा तो करे। और दूसरा, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि लड़कियों, अपनी जेब में छोटी खुखरी, जो लीगली हमको 6 इंचेस की अलाउड है, वी शुड कैरी दैट खुखरी, कि इन केस अगर कुछ इतनी हालत खराब हो जाती है और तुम्हारे पास आसपास कोई तुम्हारी हेल्प करने वाला नहीं है, तो एटलीस्ट फॉर योर ओन प्रोटेक्शन यू कैन कैरी दैट खुखरी विद यू, विच आई ऑलवेज कैरी। तो बहुत जरूरी है, क्योंकि लड़कियां अगर मजबूत नहीं होंगी राजीव जी, लड़कियां कब तक सरेंडर करती रहेंगी। मतलब मुझे तो इस प्रदेश में आने के बाद इतना दुख लग रहा है। मैं तो लोगोते गढ़वाली में बोलूं, मैं तो लोगोते चुबो ना अपने दातड़ा दगड़ रखा है, जब जब घास जोन चाहनी ना, तो दातड़ा दगड़ रखे। अगर आप दगड़ी कोई जंगल में भी कोई बदतमीजी करने की कोशिश कर दो, तो आप सेल्फ डिफेंस हथियार उसको इस्तेमाल कीजिए। मेजर संतोष भंडारी, कल आपका जो सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जी, जो कराता है, सोशल मीडिया पर जो एक वीडियो वायरल हो रहा है, काफी तेजी से वायरल हो रहा है, कुछ आपने ऐसा कुछ उसमें क्या कह दिया कि लोग आग बबूला हो गए देहरादून में, और आपके विरुद्ध लोगों को एक एफआईआर दर्ज करानी पड़ रही है? मैं अभी सोशल मीडिया पे देख रहा हूं कि आपके विरुद्ध लोग एक एफआईआर दर्ज करने के लिए तैयार हैं। ऐसा है भाई साहब, सोशल मीडिया पे ऐसा मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने सिंपली एक जवाब दिया था उन गिने चुने लोगों को जो ऋषिकेश में कह रहे थे ना कि मैदानी एकता जिंदाबाद,
वो लोग जिस दिन प्रेमचंद अग्रवाल जी को बर्खास्त नहीं, जिस दिन उन्होंने रेजिग्नेशन दिया है, उस दिन उन्होंने ये सब का सब एक ग्रुप था, हमने भी सोशल मीडिया से हम देख के बयान दे रहे हैं, तो सोशल मीडिया पे एक वायरल था कि प्लेन्स के लिए मैदानी एकता जिंदाबाद और जिसकी संख्या जितने उनके उतने वोट और कुछ समथिंग लाइक दैट। तो उसका मैंने जवाब ये दिया था कि उत्तराखंडी पहाड़ियों तुम लोग जाग जाओ, और हमने यही बोला, हमने कहा अगले दिन उन्होंने बोला था कि हम यहाँ पर दुकानें बंद करेंगे, तो हमने यही बोला कि अगर आप दुकानें बंद करना चाहते, एक दिन दुकान बंद करने से नहीं होगा, आप हमेशा के लिए बंद कीजिए, क्योंकि उत्तराखंडियों को भी व्यापार करने दीजिए। आज आप देखिए हमारे बच्चे बेरोजगार हैं, हमारे पास कोई रोजगार नहीं है, ना हमारे यहाँ अपनी कोई इंडस्ट्री है, कुछ भी तो नहीं है, तो आप हमारे बच्चों को करने दीजिए ना, कीजिए आप बंद। तो ये मैंने बोला था, अगर इस पे लोगों को ऑब्जेक्शन है तो करते रहें, FIR करें या कुछ भी करें, हम कोई डरने वाले थोड़ा ना। जब एक मंत्री, आप सोचिए, सदन में बैठकर पहाड़ियों को गाली दे सकता है, तो क्या हम ये बयान नहीं दे सकते कि हमारे लोगों को भी यहाँ पर रोजगार मिलना चाहिए? मेरी सिर्फ ये आवाज थी, वो तो एक पर्टिकुलर वर्ग बोलेगा ना, जिनको तकलीफ हुई होगी ये सुनने के बाद। अब इन बयानों पर बहुत सारी चीजें बदल रही हैं उत्तराखंड में, जी और जिस बयान का आप जिक्र कर रही हैं, उस बयान के बाद आप लोगों ने जो आंदोलन किया, स्वस्फूर्त पब्लिक ने आंदोलन किया, पुतले जलाए, शव यात्राएं निकाली मंत्री जी की, पूर्व मंत्री जी की, जी और कुछ लोग आमरण अनशन पर भी बैठे। उसके बाद का नतीजा है कि वो मजबूर हुए रिजाइन करने के लिए, या उनकी पार्टी अलग कमान ने उनसे रिजाइन कराया। जी नाउ यू आर संतुष्ट? क्या मंत्री के द्वारा जो कहे गए शब्द थे उसके बाद उनका रिजाइन हो गया है, उसके बाद आप लोग संतुष्ट हो गए, या स्टिल अभी और चीज कसर बाकी है? जी राजीव जी, हम संतुष्ट तब होंगे जिस दिन ये देवभूमि रहेगी, क्योंकि आप देखिए ना, मुद्दा एक नहीं है, एक प्रेमचंद नहीं, यहाँ तो ऐसे ही प्रेमचंद बहुत घूम रहे हैं इस प्रदेश में। आए दिन आप देख रहे हैं, कोई मंत्री संतरी कुछ बोल देता है, कोई लोगों को सड़क छाप कह रहा है। आप हमें तो सिखा रहे हैं कि आपने गलत बयानबाजी की, तो क्या कभी लोगों ने इनसे पूछा कि आप कैसे बोल सकते हैं किसी को भी? ये नरेंद्र जी जो हमारे इतने बड़े लोक गायक हैं, आप उनको सड़क छाप बोलते हैं, आम जनता को आप सड़क छाप बोलते हैं, तो मतलब इनके लिए तो एवरीथिंग इज अलाउड हियर इन उत्तराखंड। लेकिन मतलब जो कानून है, क्या सिर्फ हम आम जनता के लिए कानून है, इनके लिए कोई कानून नहीं है? और आए दिन यहाँ पर आप देखिए ना, कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही हैं, महिलाओं का जो यहाँ उत्पीड़न है उसमें हमारा प्रदेश नंबर 1 है, रोज को कोई ना कोई घटना हो रही है। बल्कि अभी मैं 4 बजे यहाँ शांति विहार भी जाने वाली हूँ, किसी लड़की के साथ में उत्पीड़न हुआ है, और आप हिम्मत देखिए ना यहाँ बाहर के आए हुए लोगों की, कि उसके घर में जाकर, बच्ची के घर में जाकर शर्ट खोलकर और उस लड़की के ऊपर चढ़ जाता और उसके गुप्तांगों को छेड़ रहा है। तो इतनी दहशत यहाँ पे इन लोगों ने फैला रखी है, तो संतोष भंडारी को गुस्सा नहीं आएगा तो क्या होगा, आप बताइए? मतलब कैसे हम अलाउ कर ले ऐसे असामाजिक तत्वों को इस प्रदेश में, कि तुम आओ और हमारी बेटियों को छेड़ो? मैं इस बात का तो मैं इतना खंडन करती हूँ, विरोध करती हूँ। और पुलिस, अगर देखिए, हम तो बार बार यही बोलते हैं कि पुलिस ने अगर अपना काम नहीं किया तो फिर हमको हथियार उठाने पड़ेंगे। आप बड़ी बात कह रही हैं, पुलिस ने काम नहीं किया तो हथियार उठाने पड़ेंगे, लेकिन राजनीति में वो हथियार भी होता है कि जब आप, जो लोग पुलिस को, वर्तमान व्यवस्था है, यदि वो ठीक से काम नहीं करवा रही है या गलत काम करवा रही है, तो वो जगह भी लेने के विकल्प खुले हैं, जो 27 के चुनाव में या नहीं वही हम कह रहे हैं, हमारा वही है कि 2027 में हम 2027 जी प्रेमचंद हैज गॉन नाउ। लेकिन आपके आंदोलनों में एक विरोध प्रदर्शन ऋतु खंडूरी को लेकर भी हुआ था, जिसके स्वर आज भी सुनाई दे रहे हैं कि लोग संतुष्ट नहीं है। व्हाट्स योर स्टैंड ऑन ऋतु भूषण खंडूरी? यस, तो मिसेस खंडूरी भूषण जो हैं, इनके लिए भी हमने यही कहा है कि देखिए, ये बायस्ड राजनीति वहां पर बैठकर कर रही हैं। मतलब आपका मंत्री कुछ भी बोल जाए सदन में, तो आपने उस वक्त तो कोई अपोज नहीं किया, और जब अपोजिशन पार्टी के एक लीडर वहां पर बोलने के लिए करते हैं, तो कितनी बदतमीजी से उन्होंने उनके साथ में ट्रीटमेंट किया, ये एवरीबॉडी हैज सीन दैट। तो इससे शर्मनाक घटना और क्या हो सकती है?
तो ये जितने भी यहाँ पर राजनेता बनाकर हम ही लोगों ने भेजे हैं, उत्तराखंड ने ही इनको यहाँ पर भेजा है, तो ये अपनी मर्यादाएं वहां जाके भूल जाते हैं और इनको ये लगता है कि हमको तो अब एक लाइसेंस मिल गया है इस प्रदेश में, हम जो चाहे वो करें। तो ये बहुत ही मैं कहती हूँ कि दिस इज रियली वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम जैसे लोगों ने जिनको यहाँ पर भेजा है, दे डोंट डिजर्व इट बेसिकली। तो अभी मेजर संतोष भंडारी, आपने महिला अपराध का मामला उठाया कि उत्तराखंड में, जो उत्तराखंड में नंबर 1 है, तो क्या जो यहाँ पे महिला आयोग है, जो सरकारी संस्थाएं हैं, क्या उस पे ये लोग क्या काम नहीं करते हैं जिसका आप जिक्र कर रहे हैं? हाँ जी सती जी, ऐसा है, हम तो डीजीपी साहब को भी मिलने गए थे, अनफॉर्चुनेटली उनसे हमारी मुलाकात नहीं हो पाई और हम बहुत जल्दी दोबारा डीजीपी साहब को पूछने जा रहे हैं कि क्या आपसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तो फिर हम उससे अपना लेवल हायर करते हैं, फिर हम ऐसे करते हैं, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री जी को ही मिलने जाते हैं या गृह मंत्री जी को मिलने जाएंगे। अगर स्टेट का सीनियर पुलिस ऑफिसर इस प्रदेश की न्याय व्यवस्था को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, धामी जी यहाँ की प्रदेश में न्याय व्यवस्था पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो हमें तो फिर वही है, हमें तो दिल्ली दरबार में जाकर अपनी हाजिरी लगानी पड़ेगी, मुझे तो ऐसा लग रहा है। क्योंकि देखिए, हम तो हर आंदोलन में, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हम यही कह रहे हैं कि हमारा मकसद यहाँ पर किसी को भी ना तो परेशान करने का है, लेकिन जो लोग परेशान में घूम रहे हैं वो हमें वो कर रहे हैं ना, अप्रोच कर रहे हैं। अभी आज भी यहाँ 12 लड़के आए हुए हैं जो कह रहे हैं जी कि हमें हमारी सैलरी नहीं मिली है, हमने कितने महीने यहाँ काम किया है और हमें सैलरी नहीं मिली, उल्टा हमें एक तो नौकरी से भी निकाल दिया, फिर गाली गलौज भी कर रहे हैं। तो पिछले 20 दिन में राजीव जी हमारे पास हजारों फोन आ चुके हैं जिनके यहाँ लाखों रुपए फंसे हुए हैं। मतलब आप देखिए ना, गुंडागर्दी, सरेआम गुंडागर्दी हो रही कि कर लो तुम्हें जो करना है। तो लोगों को लगता है कि उत्तराखंड क्रांति दल ऐसा मसीहा है जिसके पास हम जाएंगे, शायद हमारी कुछ मदद कर देंगे। तो हम अब यही सब मुद्दे लेकर, बाय नेम मुद्दे लेकर, हम डीजीपी साहब के पास एक बार दोबारा जाने वाले हैं बहुत जल्दी, उनसे बात करते हैं, लेट्स सी व्हाट ही डज। संतोष भंडारी, कल आपके यहाँ पुलिस भी पहुंच गई थी, क्या मामला है? हाँ जी, वो यही है, मुझे एसआई साहब का फोन आया था यहाँ रायपुर थाने से, तो उन्होंने मुझे पूछा कि मैडम आपने कोई इस पे वीडियो डाल रखा है कोई, जिससे आपने इनको बोला है प्लेन्स वालों के लिए कुछ कहा है, तो कृपया आप वो वीडियो हटा दें। लेकिन हमने उनको बोला कि हमारी तो वीडियो चलती ही नहीं है, हम जो दिखाना चाहते हैं जनता को, हमारा तो सोशल मीडिया ही पूरा इन्होंने, आईटी सेल ने पूरा हैक कर रखा है। मेरी तो हर तीसरे चौथे दिन मेरा जो प्रोफाइल होता है वो सब ब्लॉक्ड होता है, मेरी वीडियोस ब्लॉक होती है। हमने कहा आप ही कर लीजिए, वो जो भी करना आप ही कर रहे हैं, आप ही हैंडल कर रहे हैं, हम तो कहाँ हैंडल कर रहे हैं। फिर 4-5 दिन के बाद ये लोग खोलते हैं और मुझे तो खुद ही नहीं पता किसने वहां पर ये यूट्यूब में भी कोई हमारा वीडियो हम देख रहे थे वो वहां डाल रखा है, तो हमसे तो कोई परमिशन नहीं ले रहा। ये बीजेपी सरकार खुद ही हमारे अगेंस्ट प्रोपेगेंडा कर रही है और हमारे ही चीजों को अपने तरीके से दिखा रहे हैं जी। नहीं, अगर कोई आपका वीडियो डाल रहा है तो इसके लिए आईटी एक्ट बना हुआ है देश में। अगर कोई आपके वीडियो को इस तरह से गलत प्रचार प्रसार कर रहा है तो उसके लिए कानून व्यवस्था है, आईटी एक्ट मैंने बताया है। आई टोल्ड एसआई, हमने कहा पहले तो ये पता कीजिए ये किसने डाला है, आप उनको पकड़िए बजाय मुझे फोन करने के। एंड देन उसके बाद में उन्होंने क्या किया, शायद ये मेरे को तो मेरा गार्ड ने बताया कि आपके घर के यहाँ कोई आपका पूछने आए थे, आपका एड्रेस पूछने आए थे। देन अगेन आई कॉल्ड अप दैट एसआई, हमने पूछा कि आपने जब हमसे एक बार बात कर ली है तो हमारे घर पे पुलिस भेजने का क्या मतलब है। कह रहा मैडम बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमसे गलती हुई है, हम क्षमा प्रार्थी हैं और हम आगे से नहीं। हमने कहा आपको जो तकलीफ है आप हमसे बात कीजिए ना, जब आपके पास मेरा नंबर सार्वजनिक नंबर है और कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझसे बात कीजिए। मेरे घर मतलब आप क्या दिखाना चाहते हैं, संतोष भंडारी कोई क्रिमिनल है या यहाँ पर कोई उग्रवादी है जो यहाँ रह रही है? मतलब दे जस्ट वांट टू, जैसे बोलते हैं ना कि दहशत दिखाना चाहते हैं मयूर विहार में कि संतोष भंडारी को पकड़ने के लिए पुलिस आ गई, लेकिन ऐसी वैसी पुलिस से हम नहीं डरने वाले। देखिए, हमको जो हमारे जन मुद्दे हैं उत्तराखंड के लिए, उसके लिए संतोष भंडारी हमेशा आवाज उठाएगी, चाहे यहाँ से उठाए चाहे सड़कों से उठाए। हम पुलिस से डरने वालों में से नहीं है। आपने अभी प्रधानमंत्री जी का जिक्र भी किया था, आपने कहा था कि क्या हमें ऊपर जाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी जब यहाँ आए, ही सेड अ वर्ड,
कि घाम तापो पर्यटन। हाँ जी। यूकेडी इस शब्द को, कि उत्तराखंड की पहचान, क्योंकि अब घाम तापना ही रह गई है। अब जब जी। आदमी के पास काम नहीं होगा तो घाम ही तापेगा। और ये दुनिया जानती है कि भाई ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, सांस लेना तक मुश्किल है दिल्ली में कुछ महीने। तो शुद्ध हवा या शुद्ध घाम, धूप तो मिलनी है नहीं, हर पहाड़ में मिलती है, और उत्तराखंड के पहाड़ में घाम तापने के अलावा अब विकल्प नहीं। तो किस रूप में ले रही हैं आप लोग? यूकेडी किस रूप में लेती है? क्या घाम तापना, ये कहना इस राज्य का सम्मान है या अपमान? ये बिल्कुल बहुत बड़ा अपमान है राजीव जी। शायद प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने ये गढ़वाली वर्ड बताया होगा ना, उनको इसका मायने नहीं पता। ये तो औखाण बोधा नहीं, हम बोधा तेरे मवासी घाम लगली रे हैं। तो ये एक तरह से ये उत्तराखंडियों को ये औखाण दे के चले गए हैं कि अब तुम घाम ही तापो। क्योंकि राजीव जी 25 सालों से ये उत्तराखंडी घाम ही तो ताप रहे हैं। आप बताओ, कहाँ हमारे बच्चों को शिक्षा, कहाँ हमारे बच्चों को रोजगार? यहाँ पर हेल्थ का आप देख लीजिए, कितना हॉस्पिटल खोल रखे हैं, वहां पे ना स्टाफ है ना इक्विपमेंट है। ये खाली रेफरल सेंटर इन्होंने यहाँ प्रदेश में पूरे बना रखे हैं। आज अगर आप सोचिए, 78 साल हो गए देश को आजाद हुए, और 78 साल में अगर किसी प्रसव की महिला को एक सीढ़ी पर उठाकर गांव से लाना पड़े, तो इससे ज्यादा लानत की बात इस देश और का दुर्भाग्य है ये, कि यहाँ पहाड़ों पे आज की डेट में भी हमारे पास कोई हेल्थ नाम की कोई सुविधा नहीं है। किसी को चोट लग जाए, स्टिचेस लगने के लिए इनके पास इक्विपमेंट नहीं होते हैं। और आपने पिछले दिनों देख ही लिया है कि ये टॉर्च, ये मोबाइल की बैटरी को यूज करके ये वहां पर ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो लानत है इनको, ये जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, ये क्या खाली अपनी जेबें भरने के लिए यहाँ पर बैठे हैं? भूमाफिया ने आज देख लो पूरा प्रदेश को बर्बाद कर दिया है। आप देखिए, खनन माफिया कहाँ पूरे प्रदेश का हमारा खनिज संपदा लूट रहे हैं। अब जो घाम से बचूं, अब घाम पर भी हमको कब्जा करने को या हम ते इरादा लगनू। और मैं बीइंग ए माउंटेनियर, मैं तो बता रही हूँ जी, मैं पिछले 99 से यहाँ उत्तराखंड और हिमाचल के पहाड़ों में घूम रही हूँ। और हमारे हिमालय जो हमारा मेल्ट हो चुका है, इट इज अ सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। पूरा हिमालय, पूरा ग्लेशियर मेल्ट हो चुका है। और अगली लड़ाई तो हमारी पानी पे होने वाली है। वहां पर दर्रे बन चुके हैं, जो किसी जमाने में ग्लेशियर हुआ करते थे 25 साल पहले, वो बिल्कुल मेल्ट हो चुके हैं। अब मवासी घामे लगन हमारी, ये से ज्यादा हम कुछ बोल नहीं सकता। दिखेणु चाहिए, सब दिख रहा है कि हमारे बच्चे नशेड़ी। एक मुद्दा थोड़ा ना है राजीव जी, हमारे पास तो हजारों मुद्दे हैं इस प्रदेश में लड़ने के लिए। लोगों को जो उसको प्रचार भी कर रहे हैं, घाम तापने का मतलब, आप गढ़वाली में तो आपने बोल दिया, पर हिंदी में भी समझना जरूरी है, समझाना जरूरी है। मोटे तौर पर सती जी भी बताएंगे, क्योंकि औखाड़ा आपने कहा तो हम सब जिस रूप में समझते हैं, मैं तो यह समझता हूं कि घाम तापने का मतलब जो व्यक्ति ये तो कमजोर हो जाए, वृद्ध हो जाए, या शारीरिक रूप से बीमार हो जाए, या उसके पास कोई काम ना हो, या वो बेरोजगार हो, कोई काम नहीं है, तो घाम तापो, बाहर में बैठ के घाम तापो, और बिठाते हैं। और इसलिए भी बिठाते हैं कि बंदर आके भी, जो लोग सुखाते हैं अपना अनाज वगैरह या कपड़े सुखा रहे हैं, तो बंदर आके जो चिरा झपटी करते हैं, तो वहां घाम तापने के लिए निठल्ले व्यक्ति को या नकारे आदमी को, या जिसके पास काम नहीं है, या जो बुजुर्ग बीमार है, या छोटा बच्चा है, उसको धूप में रख देता है कि तुम यहाँ बैठे रहो, चौकीदारी करो, ताकि कम से कम बंदर आके हमारा जो हम गेहूं सुखा रहे हैं ये उठा के नहीं ले जाए। तो घाम तापना तो आदमी की यहाँ जो मेरे अनुसार है वो उसकी दुर्गति वाली स्थिति है, या उसके पास इतना धन है, उसके पास काम ही नहीं है कुछ करने के लिए, वो सिर्फ खाना है और धूप तापनी है, जो मैं समझता हूं। आप बेहतर तरह समझा पाएंगे ये घाम तापने का मतलब है क्या, ताकि बहुत सारे लोग हिंदी में भी समझा दीजिए। लोग इसको ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर ले रहे हैं कि मोदी जी ने तो कल्याण कर दिया उत्तराखंड का। हाँ जी, तो ये घाम तापने का मतलब यही है कि रोजगार तुम्हारे पास है नहीं है, और तुम लोग निकम्मे निठल्ले हो। अब तुम खाली यहाँ पर छतों में बैठकर घाम तापो, इसका ये मतलब है। अभी लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि प्रधानमंत्री जी बोल के तो चले गए कि घाम तापो योजना, पर घाम तापो योजना में कोई प्रधानमंत्री जी से ये पूछे कि कौन कौन सी रोजगार की आप योजनाएं दे रहे हैं कि घाम भी तापेंगे और रोजगार भी करेंगे। हमें तो आज तक ऐसा कोई नजर नहीं आता कि घाम तापते तापते आप किस चीज की आप योजनाएं यहाँ पर दे रहे हैं। आपने बिल्कुल ठीक बोला कि अनाज को जब तपाते हैं धूप में, तो उस वक्त घाम में लोग बैठते हैं। लेकिन जब अनाज ही नहीं है, ये एक और मुद्दा है कि यहाँ पर बांदरों ने, यहाँ पर सुअरों ने, वाइल्ड बोर्ड्स ने
यहाँ पे हिरण्य मतलब खेती बाड़ी बांझाचीन बिल्कुल पड़ी हुई। जो बोलते हैं ना, अभी केदारनाथ के जब बाई इलेक्शन हुए तो मैं गांव गांव में घूमी हूँ, तो हर महिला हर बुजुर्ग, वैसे ही बच्चे बहुत कम है गांव में, तो जो भी हमें लोग मिले उन्होंने यही कहा है कि हमारे पहली बात तो खेती बाड़ी करने को कुछ है नहीं, और जो है भी वो भी ये जंगली जानवर खा रहे। कि हम कितनी बार अपने यहाँ पर जो ये प्रधान है उनके थ्रू जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनको बता चुके कि भाई इनका भी कोई इलाज करो, जो थोड़ी बहुत छोटी मोटी खेती भी हो रही है वो भी बर्बाद है आज। तो ये मोदी जी का तो मैं बता रही हूँ घाम तापने का यही मतलब है कि पहाड़ियों तुम निकम्मे हो, तुम कुछ कर नहीं सकते हो, अब तुम खाली घाम तापो। हम गुजरातियों को यहाँ ला रहे हैं, हम राजस्थानियों को ला रहे हैं, हम बाहर वालों को यहाँ होटल इंडस्ट्री दे रहे हैं, अय्याशी के लिए यहाँ होटल बन रहे हैं, अड्डे खुल गए हैं इनके हर जगह पर है। इनके इनके आप देख लो हेलीपैड कहाँ तक पहुंच गए हैं, किसके हैं? ये उत्तराखंडियों के हैं। एक भी आप बता दो, गिने चुने एक आधा कोई होगा हमारा गढ़वाली उत्तराखंडी भाई जिसका यहाँ पर होटल इंडस्ट्री, अदरवाइज सारे के सारे पूरे के पूरे बाहर के लोगों ने ये होटल इंडस्ट्री पे भी यहाँ कब्जा कर रखा है जी। एक बन रही है साहब, कुछ दिनों पहले जिनका आप जिक्र कर रही थी, जिन्होंने उत्तराखंड को सड़क छाप कहा, उन्होंने एक सड़क छापी है और उस पर कोई जांच आख्या एक वो लेटर वायरल हो रहा है कि सड़क छाप उत्तराखंड के कहने वाले लोगों ने सड़क छाप दी अपने किसी होने वाले होटल के निर्माण के लिए, और उसमें कारोबारी रिश्ते प्रेमचंद्र अग्रवाल प्लस महेंद्र भट्ट, प्रेमचंद्र अग्रवाल और महेंद्र भट्ट के पुत्रों की वो जमीन है, प्लस एक मोगा सिंह। अब प्रेमचंद्र अग्रवाल वही है जिन्होंने रिजाइन किया या कोई और है? लेकिन उनके पुत्रों के कारोबारी रिश्ते और सड़क छापने के भी हो गए हैं ऐसे किसी होटल के लिए जो कहा जा रहा है उस जांच आख्या के लेटर में कि अवैध है। सती साहब ज्यादा बेहतर बता पाएंगे एक्चुअल स्थिति है क्या। तो घाम तापने के लिए ऐसी सड़कें भी छापी जा रही हैं। देखो राजीव, जिस तरह से जब मोदी जी मुखवा आए थे तो उन्होंने उस घाम तापने का एक जिक्र किया था। हम तो लगातार इस बात का जिक्र करके किसने इनको ये बताया कि उत्तराखंड में घाम तापने का जो मतलब है वो नहीं बता पाए, और उनकी टीम में उत्तराखंड के भी आईएएस हैं, मंगेश घिल्डियाल जैसे अधिकारी वहां मौजूद हैं जो उनके साथ रहते हैं। जब वो अपने यही नहीं बता पा रहे कि घाम तापने का अर्थ क्या होता है। संतोष भंडारी बता तो रही है कि अभी जो राज्य के हालात है 25 सालों में किस तरह है, और जो घाम तापना होता है राजीव, देखो विटामिन डी, जब बच्चा छोटा होता है तो उसको पहली लोग धूप दिखाते हैं, उसको विटामिन डी की जरूरत होती है उसको। लेकिन जो इस राज्य का जो युवा है वो अब बिल्कुल घाम ताप रहा है की स्थिति में, ना तो रोजगार है उनके पास और ना उनकी स्थिति ऐसी है कि उनको कहीं नौकरियां मिलनी है। तो उन्होंने वास्तव में कहा कि जो घाम तापना पर्यटन योजना है, ठीक है बाहर का आदमी उत्तराखंड में आए और सर्दियों में घाम तापे, वो एक अलग इश्यू हो सकता है, वो एक अलग उसको मान सकते हैं कि भाई विटामिन डी लेने पहाड़ है, पहाड़ों में धूप अच्छी आती है और उसका एक फायदा मिल सकता है, वो एक दूसरा सवाल है। लेकिन जो घाम तापो जो पर्यटन योजना जिसका जिक्र कर रहे हैं, जिसके मीम सोशल मीडिया पे बन रहे हैं राजीव, यह लग रहा है कि लोग पूरे उत्तराखंड के लोग उस घाम तापो पर्यटन का जो है मीम उड़ा रहे हैं। दूसरा आप जिक्र कर रहे हैं कि जो आप महेंद्र भट्ट और उनके जो बेटे हैं, उनके जो राजनीतिक रिश्तों के साथ साथ जो व्यवहारिक उनके रिश्ते हैं वो कहीं ना कहीं कारोबारी रिश्तों में सामने नजर आ रहे हैं। जब हमने वो लेटर देखा सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था जिसकी जांच हुई है, तो कहीं ना कहीं राजीव उसमें एक बहुत गड़बड़ डाला सामने नजर आ रहा है कि देखो मंत्री प्रेमचंद और उनके जो आपसी जो जिस तरह के रिश्ते हैं, राजनीतिक रिश्ते हैं, वो कहीं ना कहीं एक जो मतलब हम कह रहे व्यापारिक रिश्तों में भी कहीं ना कहीं तब्दील है। अब जांच का विषय है, ये बिल्कुल जांच का विषय है कि देखो जब आप राजनीति में आते हैं। वो पत्र कह रहा है कि नियम विरुद्ध सड़क भी छाप दी और उत्तराखंड को कह दिया सड़क छाप। लेकिन मैं इसी विषय को मेजर साहब पे ले जाना चाह रहा हूं। ये आक्रोश भी उत्तराखंड में बना हुआ है कि प्रेमचंद के साथ साथ और ऋतुभूषण खंडूरी पे जो गुस्सा है, एक व्यापक बड़ा गुस्सा महेंद्र भट्ट की तरफ भी दिखाई दे रहा है। यूकेडी का स्टैंड क्या है, महेंद्र भट्ट जी शुड रिमेन प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी और क्या उनको भी दंड मिलना चाहिए? देखिए जी, उत्तराखंड क्रांति दल तो यही चाहती है कि जितने भी ये गड़बड़ घोटाले कर रहे हैं इस प्रदेश में, किसी जिस भी लेवल पे कर रहे हैं, क्योंकि एवरीवन इज अवेयर, आज के डेट में हर बंदा सोशल मीडिया देखता है, हर बंदा मोबाइल चलाता है। तो आज की डेट में गांव गांव में लोगों को पता है, इवन अनपढ़ लोग जो हैं वो भी जानते हैं कि इस प्रदेश में क्या हो रहा है। तो ये प्रेमचंद अग्रवाल जी हैं, भट्ट जी हैं, इनके होटल्स का तो सबको पता है, सड़कों के बारे में भी सबको पता है।
और नॉट ओनली दैट, अभी प्रेमचंद जी का तो यहाँ इससे पहले और भी खबरें थी कि जो इनका यहाँ पर भी ये कोडियाला में होटल बन रहा है, वहां पे भी कई कई 100 वृक्ष काटे गए हैं तब इनका ये होटल बना है। ये सब के सब लीगली जांच के विषय हैं। हम तो कह रहे हैं अभी हम इन सब मुद्दों पर भी हम कार्यवाही जरूर करेंगे। हम ऑफिशियल चिट्ठियां निकालेंगे, आरटीआई डालेंगे, और जो भी इनके जो संपत्ति की जांच है उसके बारे में भी हम सरकार को लिखेंगे, और हम सीबीआई जांच करवाएंगे इन सब के बारे में। जितने ये इश्यूज हमारे पास सोशल मीडिया के थ्रू आ रहे हैं, हम सब लोग नोट डाउन कर रहे हैं, और जरूर इस पर भी हमारी अभी पार्टी की मीटिंग होगी, और अगला कदम क्या होगा वो अध्यक्ष जी आपको ज्यादा अच्छा बता पाएंगे इसके बारे में। अच्छा, अब अध्यक्ष जी क्या बताएंगे, लेकिन जो जिस विभाग के आप अध्यक्ष हैं, महिला विंग, उस पर जी, बात कर लेते हैं। जब आप श्योर। यूकेडी में आई और आपने ज्वाइन किया, उस समय उत्तराखंड की जो राज्य आंदोलनकारी महिलाएं जो यूकेडी से जुड़ी हुई थी, अधिकांश हाँ जी। लंबे स्तर पर एक तरह से वो घर बैठकर अपने आक्रोश को दिल में उन्होंने रखा हुआ था, लेकिन अब वो हाँ बाहर जी। आने लगी हैं, जो कभी राज्य आंदोलन में बाहर आया करती थी आपके साथ साथ। जी, अभी जो उत्तराखंड क्रांति दल की महिला विंग है, जिसकी आप केंद्रीय अध्यक्ष हैं, उसमें कितना डिफरेंस आया, वो कितनी एम्पावर हुई है, आप उसे कहां देख रही हैं, क्योंकि वो जिम्मेदारी आपके पास है। जी, राजीव जी, देखिए, मैं बहुत सारी महिलाओं को ऐसे ही अलग अलग आंदोलनों में अभी मिली हूँ, जब से 4 महीने से मैंने ज्वाइन किया है। और आप लोगों को याद होगा कि 2 मार्च को, हाँ, इससे पहले 26 जनवरी को प्रमिला दीदी और मैंने ही इनफैक्ट ये शुरुआत की थी कोतवाली पुलिस स्टेशन ऋषिकेश में जाकर, जब प्रेमचंद जी ने ये गाली कांड किया था, तो सबसे पहले मैंने और प्रमिला दीदी ने इसका विरोध किया था, और उसके बाद ही ये एक जन मुद्दा बना, और लोग फिर उसके बाद सड़कों पे आए हैं। तो आपको ये भी एक तो बात बता दूं। और उसके बाद वो एक 2 पार्टी से मार्च जो आपने को, मार्च जी निकाला था। जी जी, तो 2 मार्च को जो हमने यहाँ पर जो रैली की थी, वो इनफैक्ट महिला प्रकोष्ठ की तरफ से ही हमने आह्वान किया था इनको हटाने के लिए। तो सबने हमारा साथ दिया, सभी दल हमारे साथ आए। तो मैं तो ये देख रही हूँ कि जिस दिन से मैं आई हूँ, मुझे लोगों से भी पता चल रहा है, सोशल मीडिया से भी पता चल रहा है, और बहुत ऐसे लोग हैं जो हमसे जुड़ना चाहते हैं। नॉट ओनली महिलाएं, यूथ हमसे जुड़ना चाहता है। रोज हमको हजारों मैसेजेस आ रहे हैं मैसेंजर पे कि कैसे जुड़ना। आप देखते होंगे मेरी हर पोस्ट में मैं लिखती हूँ कि ज्वाइन यूकेडी, आप ये हमारा वेबसाइट है, और काफी नंबर्स अभी बढ़ रहे हैं हमारे पास। पर्सनली भी आ रहे हैं, मेरा कैंप ऑफिस भी है, यहाँ पे भी लोग आ रहे हैं। तो बहुत लोगों को कॉन्फिडेंस आ गया है। लोगों को अब ये लगने लगा है कि जब एक सैनिक, मेरा तो आराम करने का टाइम था अभी इस वक्त में, अगर मैं तुम्हारे उत्तराखंड के लिए अगर मैं बाहर निकली हूँ, सड़कों पे निकल रही हूँ, या आप लोगों के मैं लड़ाई लड़ रही हूँ, तो लोगों में ये एक अवेयरनेस आ रही है। और सब यूथ कहता है मुझे, पुरानी लेडीज कहती हैं आंदोलनकारी, कि आपको देखने के बाद हमें एक दोबारा से एक फील आ रहा है कि जैसे 94 में आंदोलन हुआ था, ये प्रदेश अब दूसरा आंदोलन कर रहा है इस प्रदेश को बचाने के लिए। तो काफी विमेन जुड़ रही हैं हमसे, उनको एक कॉन्फिडेंस आ रहा है। और आपने जरूर देखा होगा, आप हमारे बाकी लोगों से भी पूछेगा कि यूकेडी का ग्राफ थोड़ा बढ़ेगा। मैं कह रही हूँ मेरे आने के बाद जरूर बढ़ेगा, क्योंकि हम लोग सच्चे लोग हैं, हम सैनिक हैं, हम किसी को झूठ नहीं बोलेंगे। अगर हमसे काम होना होगा तो हम बोलेंगे, लेकिन हम फ्रॉडरी नहीं करेंगे, हम किसी को गलत रास्ता नहीं दिखाएंगे। तो इसलिए लोग ट्रस्ट कर रहे हैं हम पर, और दैट टू बीइंग अ लेडी, दे हैव अ ट्रस्ट ऑन मी। आपके ये जो प्रेमचंद्र अग्रवाल हटाओ आंदोलन जो राज्य में चला, इसका एक डिसाइडिंग फैक्टर गैरसैंण था, जहां भुवन कठैत पूर्व सैनिक ने जी आमरण अनशन आरंभ किया। 3 जी। दिन तक वो अकेले थे। उन्होंने कहा यस। या तो मेरे प्राण जाएंगे या फिर प्रेमचंद्र अग्रवाल की कुर्सी जाएगी। हाँ स्थिति, जी। तीसरे दिन आपकी फोर्स वहां पहुंची, आपकी यूथ इकाई के अध्यक्ष उनके साथ पूरा बने रहे, और आपकी एक महिला नेत्री, वो भी युवा है, कुसुमलता बड़ाई, हाँ जी। वो भी आमरण अनशन पर बैठ गई, उन्होंने भी अपने प्राण दांव पे लगा दिए। तो यूकेडी ने वहां डिसाइडिंग रोल अदा किया, और रोल अदा बिल्कुल। करने के बाद वो जो फाइनल वो था, जिसपे कंडीशन ही आ गई थी कि 6वें 7वें दिन होली के दरमियान भी भूख हड़ताल पे थे, स्थिति बिगड़ने लगी थी, और अगर किसी के प्राण चले जाते तो बीजेपी के लिए बहुत भारी पड़ता है। वो भी जी एक बड़ा फैक्टर रहा उनके प्रेमचंद्र अग्रवाल के रिजाइन में। तो आपकी यूथ विंग के भी कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं अब, जब लोग उनसे तनख्वाहों के बारे में, तनख्वाह नहीं दे रहा है कोई होटल मालिक, तो वो वहां जाते हैं,
हालांकि उसमें कुछ आपत्तियां भी है कि टेबल पे जूता रख दिया या जो कुछ भी है, बट अब लोग सहारे के लिए सरकार से ज्यादा यूकेडी के लोगों के पास आने लगे हैं। तो ये जो परिवर्तन है, इस परिवर्तन के बीच आपके जो केंद्रीय अध्यक्ष है, इनके नाम सामने आ रहे हैं, आपका नाम केंद्रीय अध्यक्ष के रूप में सामने आ रहा है। सांगठनिक तौर पर क्या आपने जिलों तक, ब्लॉकों तक, नगरों तक अपनी इकाइयों का विस्तार या पुनर्गठन की प्रक्रिया आरंभ की है? क्योंकि हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल हमारी शुरुआत हो चुकी है। हमारे मेंबर्स ऑलरेडी हम लोगों ने हर जिले में भेज दिए हैं और ब्लॉक स्तर पे भी हमारा काम चल रहा है। ठीक है, अपने अपने जिन जिन लोगों के इलाके हैं सब लोग, हमारा काम शुरू हो चुका है। और अभी अगले महीने से मैं खुद भी स्वयं भी मैं हर जिले में पर्सनली जाकर हम लोग मॉनिटर करेंगे कि क्या अपडेट है। तो ऑन ग्राउंड तो हमारी कार्यवाही चल रही है जी, ठीक है ना। हो सकता है अभी सोशल मीडिया पे हम लोगों ने बहुत सारी चीजें नहीं ओपन अप की हैं, लेकिन देखिए कोई भी राजनीतिक दल हर अपने हिसाब से कार्य करता है, जरूरी नहीं कि हर चीज को हम पब्लिक करें। तो ये हमारा साथ साथ में साइड बाय साइड चल रहा है। तो मैं ये कह रही हूँ, जो ये प्रेमचंद अग्रवाल का जो प्रकरण है जी, इट्स अ टीम वर्क। ये हम सिर्फ यही नहीं कह रहे कि हम ही लोग, हम तो उन समाज के उन दलों का, उन लोगों का, हम हर एक उत्तराखंडी जो इस लड़ाई में शामिल था। मैंने तो अगले दिन क्या उसी दिन मैंने वीडियो अपनी डाल दी थी कि हम सब आप लोगों का आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि देखिए कोई भी लड़ाई खाली संतोष भंडारी नहीं लड़ेगी या हमारे अध्यक्ष जी नहीं लड़ेंगे। ये सबका हमारा एक कंट्रीब्यूशन है और सबकी एक साझा लड़ाई है। तो सबने मिलकर अपने अपने लेवल से किया। और आपने बीच में देखा होगा, हमने 69 विधायकों को भी उल्हाना पत्र उनके घर देने गए थे सब लोग, हमारे ऑफिशियल। तो ये सब चीजों ने ही एक इम्पैक्ट डाला है। और जब फोर्सफुली किसी लड़ाई को लड़ा जाता है राजीव जी, तो विजय जरूर होती है। देखिए क्या होता है ना, लड़ाइयां लंबी चलती हैं, ठीक है। तो लेकिन हम लोग हारने वाले नहीं हैं, हम पीछे हटने वाले नहीं। अगर उत्तराखंड क्रांति दल ने किसी चीज के लिए सोच लिया कि हमें आगे बढ़ना है, तो अब हम ये आगे ही बढ़ेंगे। और 2027 में हम उम्मीद करेंगे कि हमारे लोग यहाँ विधानसभा में बैठेंगे और उत्तराखंड का अगर आशीर्वाद रहा तो धामी सरकार को हम बिल्कुल यहाँ से खत्म कर देंगे। आई विश एंड प्रे फॉर दैट। मेरा सवाल ये था कि मेजर संतोष भंडारी केंद्रीय अध्यक्ष बन गई, आपके कोई रावत हैं वो यूथ के अध्यक्ष बन गए, ये सूचनाएं मिल गई, इस प्रोफाइल के साथ आप लोग बढ़ रहे हैं। लेकिन आपकी जो अपनी टीम है, महिला विंग की, स्टेट टीम, डिस्ट्रिक्ट टीम, ब्लॉक टीम, नगरों की टीम, ग्राम इकाइयां, क्योंकि तब उन लोगों को भी एक लीडर मिल जाता है। अपने गांव में 10 लोगों के बीच अगर आपके कार्यकर्ता हैं तो दे कैन डिसाइड, वो फिर वो अपने नाम से बाहर आ सकते हैं। तो लीडरशिप को डेवलप करने के लिए अभी किस चरण पर आपकी, मैं सिर्फ महिला विंग की बात कर रहा हूँ, यूकेडी की महिला विंग का नहीं मेरा जी तो मेरी अपनी टीम तैयार कुछ तो हो चुकी है और कुछ होगी, ठीक है ना। मैंने अभी राजीव जी ऐसा है कि मैं एकदम से वो आंधी तूफान की तरह नहीं आऊंगी। आई नीड सम टाइम, आई नीड सम गुड पीपल लाइक मी ओनली हु हैज दिस करेज। मतलब उत्तराखंड में हमको शेरनियां चाहिए, है ना, शेरनियां, कि जो इस उत्तराखंड को आगे लेके जाए। मेंबर बनाने में तो मुझे कोई प्रॉब्लम है, अभी बोलूंगी तो 100 महिलाएं मेरे साथ जुड़ जाएंगी। लेकिन क्या उस महिला में वो शक्ति है, उसमें वो कैपेबिलिटी है? मुझे भी तो अपनी सिलेक्शन करनी है ना टीम की। तो अगर संतोष भंडारी को अगर लोग आज कुछ मान रहे हैं इस प्रदेश में, तो आई नीड पीपल लाइक मी, आई नीड ए स्ट्रॉन्ग विमेन्स कंपनी। स्ट्रॉन्ग लोगों को मैं खोज रही हूँ और मैंने शुरुआत कर दी है। मेरे पास अपॉइंटमेंट्स मैंने दी हैं लोगों को, कुछ सोशल मीडिया में भी कुछ डाला है। तो जरूर थोड़े दिनों के बाद आप अप्रैल में देखिएगा हमारी टीम राजीव जी, और दोबारा हम इस विषय पे चर्चा जरूर करेंगे। यस, टीम होगी, देर से बनेगी लेकिन सॉलिड बनेगी। मेजर संतोष भंडारी, अमित तोमर के व्यक्ति के नाम ने अभी देख रहा हूं सोशल मीडिया पे जस्ट आपके विरुद्ध एक कंप्लेंट दर्ज कर दी है डीजीपी के यहाँ। सोशल मीडिया पे पत्र वायरल हो रहा है आपके नाम का कि जो कल आपने जो बयान दिया था, जिसको लेके लोगों में नाराजगी है कि आपने जो गारंटी लेके कुछ अपशब्द कुछ कहे हैं और उसको लेके कंप्लेंट हो गई आपकी डीजीपी के यहाँ। क्या कुछ कहेंगे इस पर आप?
देखिए जी, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस। ना हम दराटी लेके गए हैं कहीं, और ना हमने हमारे पास तो दराटी है भी नहीं है। जिसने भी ये दिखाया है वो प्रूफ करे ना। ठीक है, कंप्लेंट होगी तो कोई बात नहीं, देख लेंगे। आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस। ये न्यूज आप मुझे दे रहे हैं। पर अभी आपने हमारे साथ इंटरव्यू में भी कहा कि जी कुछ माप आपने बताया कि इतने इतने इंच की या इतने सेंटीमीटर की खुंकरी अलाउड है हाँ अपनी जी, सेफ्टी के लिए। यस, तो जिसको आम भाषा में खुंकरी कहते हैं, अ, पहाड़ की भाषा में घास काटने की छोटी दरांती भी कहते हैं, क्योंकि हर कोई उस शेप की खुंकरी कहां से लाएगा, लेकिन दरांतियां रहती हैं अपनी सेफ्टी के लिए। और वो हाँ जी, हाँ जी, उनको हाथ में ही कैरी करती है महिलाएं, क्योंकि घास काटने जाती हैं। तो इट्स अ हाँ जी, टूल फॉर हाउस होल्डिंग, मतलब अपनी यस, गाय को पालना, गाय के लिए घास काटना। वो दरांती तो हमेशा रहती है महिलाओं के पास, वो तो हमेशा नेचुरली रहती रहेगी, है। बगैर हाँ, दरांती के वो काटते नहीं है। आप जरा हाँ जी, इसको इसको समझाएंगे कितना अलाउड है, क्योंकि शहरी क्षेत्र में तो कोई घास काटने नहीं जा रहा है, तब कितना वो अपने आत्मरक्षा रख सकता है। और ग्रामीण हाँ जी, क्षेत्रों में तो महिलाएं दरांती के साथ ही जंगल में जाती चलती है, हैं, कहीं बिल्कुल। जाती है, क्योंकि उसके हाँ जी, बगैर काम ही बिल्कुल, नहीं होता। बिल्कुल। हाँ जी, तो ऐसा है, जो जो लीगली आप सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, व्हाटएवर लीगली जो हमको हथियार अलाउड हैं, 6 इंच की जो भी चीज है, चाकू है, सेल्फ डिफेंस के लिए तो लड़कियां क्या लेंगी? सेल्फ डिफेंस के लिए लड़कियां चाकू लेंगी, है, खुखरी लेंगी, और इससे ज्यादा क्या ले सकते हैं? तो एवरीथिंग इज अवेलेबल इन द मार्केट। तो अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए तो मुझे लगता है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि पुलिस तो अब हमारा कुछ डिफेंस तो नहीं कर पा रही, तो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए तो वी कैन कैरी दैट। उसमें कोई बुराई नहीं है। तो ये जो आप पे मुकदमा हुआ है, या हाँ जिस जी, मुकदमे का जिक्र कर रही हैं सती साहब, ये कंप्लेंट कह सकते थे, शिकायत भी होगी। अब शिकायत को हम्म, मुकदमे के रूप में तब्दील करते हैं, या ऐसी शिकायतें रोज आती रहती हैं? तो जी। क्या वो कोई वो कोई आपका अपराध बैठता कि आपने ऐसा बयान दिया, या वास्तव में लोगों को अपने पास रखना चाहिए सेफ्टी टूल, देखिए या रख सकते हैं? देखिए, क्योंकि लोग सेफ्टी आपको टूल सुन क्यों के, नहीं रख सकते हैं? सेफ्टी टूल्स क्यों नहीं रख सकते? हम लोग जब कहते हैं कि आप मिर्ची का पाउडर लेके जाइए, हम बच्चों को बताते हैं ना, जब भी हम किसी, इवन पुलिस भी बताती है कि जब हम लोग स्कूल्स और कॉलेजेस में ये करने जाते हैं कि आप सेल्फ डिफेंस कैसे करते, तो हम लोग कहते हैं ना कि आप मिर्ची पाउडर ले जाइए। कोई अगर आपको छेड़ता है तो आप उसमें ले जाइए, या कार ड्राइविंग में जनरली आजकल लोग ये रखते हैं, मिर्ची पाउडर रखते हैं। तो सेम वे उसमें क्या बात है? आप ले जा सकते हैं, देर इज नो हार्म इन दैट। सेल्फ डिफेंस के लिए तो देखिए जी, सेल्फ डिफेंस करते हुए अगर कोई किसी को मार भी दे तो वो सेल्फ डिफेंस में हत्या नहीं काउंट होती। आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए। अब एक और चीज है, एक लंबे काल में, शुरू में जब उत्तराखंड क्रांति दल राज्य बनने के बाद लड़ा, तो उसके 3 विधायक भी रहे, एक समय पे 2 विधायक भी रहे। एक समय ऐसा भी आया कि यूकेडी के विधायकों ने जनरल खंडूड़ी की सरकार बनवाई, जिसमें दिवाकर भट्ट जी उस समय विधायक थे, मंत्री भी रहे। और ओम गोपाल रावत भी यूकेडी के विधायक थे, एक और 3 विधायक थे। तो यूकेडी हैड कोई रोल था, आपका पॉलिटिकल रोल। एक काल के बाद प्रीतम परमार जो केंद्रीय अध्यक्ष है वो जीत कर आए, लेकिन उनके मंत्री बनने के बाद जो झगड़े हुए संगठन में और मंत्री जी में, उसके बाद संगठन ने उनको किनारे कर दिया। उसके बाद से विधानसभा के भीतर आपका रोल नहीं दिख रहा है। लोग आपको इस बात के लिए तारीफ करने लगे हैं, आपके पास आने लगे हैं, आपके कार्यक्रमों में सहभागिता कर रहे हैं कि आप जन मुद्दों को उठाते हैं, मुखरता से लोगों की आवाज बन रहे हैं, और लोगों की समस्याओं को भी दूर कर रहे हैं। बट नाउ दे धीरे धीरे एक धारणा बन गई है कि ये जन संगठन है, आंदोलनकारी संगठन है। जी पॉलिटिकली ये जो एक बन गया लोगों के धारणा, इस धारणा को बदलने के लिए मेजर संतोष भंडारी और आपके आने के बाद बहुत सारी जो लोग सक्रिय हुए हैं, बहुत सारी चीजें बदली जरूर हैं, बट जी, स्टिल अ चैलेंज। तो क्या उसके लिए प्लान आउट हो रहा है, क्योंकि 27 नजदीक है? हाँ जी। तो ऐसा है जी, देखिए हम तो लोगों को अवेयर ही कर रहे हैं। हम लोगों को यही बोल रहे हैं। इनफैक्ट मैं तो जब अभी केदारनाथ क्षेत्र में भी बाई इलेक्शन में थी, मैंने तब भी लोगों को ये कहा कि देखिए, गलतियां अगर हुई हैं हमारे पुराने लोगों से,
तो हुई होंगी। हम नहीं कह रहे राजनीति में ये देखिए, राजनीति में हर पार्टी करती है, दल बदल करते हैं। आज आप इवन यहाँ का ही देख लीजिए, उत्तराखंड का ही देख लीजिए, आधी सरकार में कांग्रेसी नेता है। तो ये कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं कर दिया है हमारे लोगों ने। अगर वो उस वक्त सिचुएशन के हिसाब से अगर उन्होंने समर्थन दिया था, तो मैं नहीं मानती कि ये कोई बहुत बड़ा उन्होंने अपराध कर दिया। ठीक है, आप ऐसा है देखिए, लोगों में एक ऐसे लगा होगा उस वक्त, जो मैं अज्यूम करती हूँ कि शायद उनको ये लगता होगा कि हमारे साथ विश्वासघात हुआ। लेकिन हम तो लोगों को अब ये कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, वक्त के साथ में हर चीज बदलती है। अभी सैनिक शक्ति यहाँ पर आ चुकी है। सैनिक शक्ति इस प्रदेश में उत्तराखंड क्रांति दल के साथ में आ गई है। आप हम लोगों पे विश्वास कीजिए, आप लोग 27 में हमें सत्ता में बिठाइए, और तब आप हमारा काम देखिए ना, कि मतलब आप एकदम से आउटराइटली ये तो नहीं बोल सकते कि नहीं, ये तो सत्ता में बैठ ही नहीं सकते हैं। मतलब इतना बड़ा तो कोई गुनाह उत्तराखंड क्रांति दल के पुराने लोगों ने भी नहीं किया। हम तो सिर्फ अपील कर सकते हैं राजीव जी लोगों को कि आप हमें मौका दीजिए, और हमारे अभी मैनिफेस्टो जब निकलेगा तो लोग पढ़ेंगे, उसको देखेंगे, और हम कोशिश करेंगे जितने भी उत्तराखंड के जन मुद्दे हैं, क्योंकि देखिए उत्तराखंड की जो ग्राउंड रियलिटीज वो हम लोग जानते हैं ना, जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो हमें जानते हैं। उनके जन मुद्दों को हम ज्यादा अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे देन द नेशनल पार्टीज में, व्हाट आई फील, मुझे ऐसा लगता है। मेजर संतोष भंडारी, आप जन मुद्दों की बात कर रहे हैं उत्तराखंड में। जो उत्तराखंड के अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर यूकेडी ने शुरुआत की थी, और जो आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि उन लोगों से कुछ गलतियां हो गई हैं, और समय भी, आपने कहा कि समय भी बदला है, तो समय बदलते ही कुछ चीजें हो सकती कि अलग भी हुई हैं। जैसे राजीव जिक्र कर रहे थे कि आपके 3 विधायक रहे, 2 विधायक रहे, और आप विधानसभा के अंदर अब आपकी कोई संख्या नहीं है। और आने वाले समय 2027 में जो हम जिक्र कर रहे हैं, एक तरफ भाजपा जिनके पास एक बहुत सारे संसाधन हैं, और एक तरफ आप क्षेत्रीय दल हैं यूकेडी, जिनके पास अभी न तो संगठन है पूरा, और जिनके पास ना अभी बहुत सारा ऐसा कुछ हमें लग रहा है। तो क्या, कैसे आप 2027 में जनता के बीच जाने की बात कर रहे हैं, और कैसे, क्या आपका एजेंडा होगा, ये बताइए कि क्या आपके एजेंडे होंगे कि जो जनता के बीच आप जाएंगे 2027 में, आप लोगों को जो चुनाव के लिए तैयार करेंगे? देखिए ऐसा है सतीश जी कि हमारा अभी जब मैनिफेस्टो निकलेगा, तो जितने भी हमारे, देखिए हमारे एजुकेशन, हमारी हेल्थ, हमारे यहाँ के जो क्या बोलते हैं, रोजगार के लिए जो मुद्दे हैं, हम उन सबको हम एड्रेस करेंगे। हमारे जो मैनिफेस्टो होगा आप उसमें देखिएगा। अभी इट्स टू अर्ली टू स्पीक आउट ऑन ऑल दीज थिंग्स, लेकिन हम ऐसा नहीं ना, हम जब जनता के पास जाएंगे तो हम कुछ कॉन्क्रीट लेकर जाएंगे कि ये चीजें हम बदलेंगे। जो अभी तक आप लोगों के जो मुद्दे हैं, जिसके लिए हर रोज उत्तराखंड के लोगों को सड़कों पे उतरना पड़ रहा है, चाहे वो आप देखिए अभी यूसीसी के मामले कह लो, या फिर अभी ये एलयूसीसी में जो यहाँ की महिलाओं को लाखों करोड़ रुपए जो यहाँ का गबन किया हुआ है लोगों ने, तो बहुत मुद्दे हैं। ऐसा नहीं है मुद्दों की यहाँ पर कमी नहीं, तो उन्हीं चीजों के लिए हम उनकी मदद करेंगे। आप हमें पहले सरकार में तो बिठाइए, सरकार में बैठने के बाद ही तो हम कुछ कर पाएंगे, ये मेरा कहने का मतलब है। अभी आपने यूसीसी का जिक्र किया, बीजेपी और गवर्नमेंट विभागों के द्वारा जिस तरह से उसे प्रस्तुत किया गया, वो ये बताया जा रहा है कि इट्स अ माइलस्टोन फॉर वुमेन डेवलपमेंट, औरतों के सुरक्षा के लिए, उनके भागीदारी के लिए, उनके चौमुखी विकास के लिए तो माइलस्टोन है। यूसीसी पर आप क्या सोचते हैं? नहीं जी, हमारा तो खाली देखिए यूसीसी में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे तो खाली 2 ही इसमें मुद्दे थे। एक तो लिव इन रिलेशनशिप का जो मुद्दा था, जिसमें कि हमारी संस्कृति के विरुद्ध हैं ये सब चीजें, और दूसरा जो ये क्या कहते हैं आपका जो 1 ईयर में यहाँ का जो स्थायी निवासी वाला, हमने 2 ही मुद्दों पे महामहिम राष्ट्रपति को भी हमने अपने वो चिट्ठियां भेजी हैं वहां पर भी। तो हमारे खाली 2 है, हमें बाकी कोई यूसीसी से हमें कोई इश्यू नहीं है, वी आर हैप्पी विद दैट। लेकिन 2 मुद्दों पे यस, जरूर इसको रिकंसीडर करना चाहिए। उसका जो तीसरा बिंदु है, जिसको कल तक लव जिहाद कहते थे, अब उसे पंजीकृत लिव इन करके जो इनाम देने की बात है, जिसमें जमीन, चल अचल संपत्ति भी है, लिव इन में बाद मजबूर कर रहे हैं, उस पर आपका फोकस नहीं हो?
मतलब लिव इन करने का इनाम या लव जिहाद करने का इनाम, जो लिव इन के नाम से, कल तक वो लव जिहाद था, अब वो लिव इन हो जाएगा, एंड देन उसको इनाम देना, चल अचल संपत्ति हाँ, में हिस्सा। ये तो जिसको इसमें भी आप देखिएगा, इसमें बहुत प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। अभी धामी जी ने फोरसाइट नहीं किया है इसके बारे में। इसके जब कॉन्सिक्वेंसेस आप लोग देखेंगे ना, कि आप सोचिए बाहर का व्यक्ति एक उत्तराखंड की बेटी के साथ में लिव इन रिलेशनशिप करता है, उसका बच्चा पैदा होता है, कल के दिन में भूमि जमीन जायदाद के लिए जब ये पंगे होंगे, उसके नाना नानी को परेशानी होगी या दादा दादी को परेशानी होगी, असली मुद्दे तो तब आएंगे। अभी तो कहना बहुत इजी है, लेकिन कोई भी चीज जब दादा ग्राउंड दादा में दादी ही इम्प्लीमेंट नहीं, होती है। दादा जी। दादी ही नहीं, आपने दादा हाँ। दादी तक कर दिया। आज हाँ। भी यदि आपको किसी दूसरे बगल वाले गांव का, अगर आपकी हाँ बेटी जी। बेटी है और घर जवाई यस। किसी को रखते हो, तो वो हाँ, एडजस्ट नहीं हो पाता उस गांव में, बगल नहीं हो वाले गांव पाती पे। जी। यस, बिल्कुल आप ठीक बोल आज रहे भी हैं जी, एडजस्ट ये नहीं हो हमारी। पाता। तो बिहार वाला व्यक्ति आपका घर जवाई बन जाएगा, वो भी जबरदस्ती का, तो पूरे गांव में के लिए संकट नहीं है, सिर्फ बिल्कुल उस बिल्कुल परिवार के लिए संकट नहीं। है। यस, बिल्कुल संकट है ये इन चीजों को बहुत अभी इन लोगों ने लाइटली लिया है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी उत्तराखंडी पहाड़ी मूल का व्यक्ति, पहली बात तो मुझे डाउट है कि कोई भी बच्चा हमारा पहाड़ी, हमारी परवरिश हमें नहीं लगता कि ऐसे की गई है कि कोई लिव इन रिलेशनशिप करने की यहाँ पहाड़ में जरूरत करेगा। और दूसरा ये इनका इसके लिए। क्यों लगता है आपको? सपोज मैं विधायक हूं, मैं अधिकारी हूं और भ्रष्ट अधिकारी हूं, तो मेरी जी। संपत्तियां बेनामी संपत्तियां जो नाम पे हैं, मेरे मकान दुकान, अब तो कुछ ना कुछ सामने आ जाता है। हाँ जब जी। लोग साइबर ठगी कर रहे हैं आपके अकाउंट से, आपको कोई मैसेज करके, कोई हम्म। फोन करके, और आपके अकाउंट का किसी तरह वो नंबर लेके कुछ करके आपका पैसा निकाल दे रहे हैं, जिसमें हम्म। उनको तुरंत अपना फोन बंद करना पड़ता है, वो अकाउंट हम्म। समाप्त करना पड़ता है जिस नाम पे वो करते हैं, क्योंकि कल वो हम्म। पकड़े जाने का भय है कि किसने किया। हम्म। अब हम्म। इसमें तो लीगल है ना सब कुछ। अगर कोई विधायक जी जिनके पास हम्म। 100 बीघा जमीन के आसपास जुगाड़ उन्होंने कर दिया है, या किसी हाँ जी। अधिकारी जो बहुत भ्रष्ट है, 100 बीघा 200 बीघा 1000 बीघा ऐसी भी है, लैंड बैंक है, अब अगर मुझे सिर्फ 2 लाख रुपए महीने के खर्च करने पड़े, मैं बिहार का लड़का हूं या कहीं का लड़का हूं या लड़की हूं, हाँ जी। मुझे या उसके बच्चे को जो देहरादून में पढ़ता है या कहीं पढ़ता है या बेटी पढ़ती है, मुझे उससे दोस्ती करनी है, अपना स्टेटस दिखाना है, 2 महीने का खर्च का 1 महीने का खर्च करना है कि मैं समतुल्य हूं तुम्हारे, एंड वी शुड बी लिव इन पार्टनर। जब मैं हाँ जी। उत्तराखंड के लोग बाहर पढ़ने जाते हैं तो पंजीकरण करा लेते हैं, दिक्कत नहीं आएगी। हाँ अब वो जो जी। फैक्टर आता है, हम्म। जब गर्भ में बच्चा बेबी आ जाएगा, उसके बाद अगर सीधे सीधे 100 बीघे जमीन में से एक अंश का धारक उस रूप में हो जाऊंगा, क्योंकि उस बच्चे का मैं गार्जियन हूं, मां के जैविक माता के रूप में या जैविक पिता के रूप में, तो मुझे हाँ अगर जी। 100 बीघे में से 33 बीघा जमीन या 50 बीघा जमीन लाख 2 लाख रुपए खर्च करके मिल रही है उत्तराखंड में, तो इससे बढ़िया सौदा जीवन में होगा क्या? उसके बाद तो हाँ, मुझे कुछ करना ही नहीं ना करियर के लिए, नहीं नाती पड़ेगा नंतान जी संतान जी। 7 पीढ़ियों के लिए तर जाऊंगा। 1 महीने की हाँ मेहनत जी। 1-2 लाख रुपए कर्ज लेके भी खर्च करके अमीर हम्म। दिखा दूं, उसको क्या पता हम्म। कि मैं गरीब हूं कि अमीर हूं या ठग हूं। तो हाँ वाई जी। जो भारत के ठग इसका लाभ लेने के लिए क्यों उत्तराखंड में काम नहीं करेंगे? हाँ, नहीं राजीव जी देना आप एक बिल्कुल तरीका ठीक से बोल रहे हैं। यस। जी जी जी, बिल्कुल, नहीं नहीं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये होगा, ऐसा ही होगा। क्योंकि देखिए अभी ना आप खुद भी देख रहे हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम हमारा कितना खराब हो चुका है। आपने ये अंकिता बेटी के केस में आपने देख ही लिया है कि तथ्यों को छुपाया गया, क्या क्या नहीं हुआ यहाँ पर, उसको अभी तक बच्ची को न्याय नहीं मिल रहा है, माँ बाप उसके कितने परेशान हैं। तो ये चीजें देखिए, जब समाज में कुछ भी ये कानून बनते हैं तो कानून तो बन गए, लेकिन इम्प्लीकेशंस उसकी क्या होंगी वो प्रैक्टिकली जब ऑन ग्राउंड होता है तब इन चीजों का पता चलता है। तो ये इट्स गोइंग टू बी वेरी अनफॉर्चुनेट, और इसका भुगतान पहाड़ियों को ही भुगतना पड़ेगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर हमारे बच्चे कोई फंस गए ऐसे किसी भी रिलेशनशिप पहाड़ियों को में, नहीं, दे आर गोइंग टू पहाड़ियों को ही सफर। नहीं, ये हाँ। तो कानून बनाने वाले जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनको भी नहीं हाँ पता, जी, सबसे पहले वो उनको भी फंसेंगे। नहीं पता है, जो बिल्कुल विधायक बिल्कुल। मंत्री है, ज्यादा पैसा उनके पास है, उन्हें तो पता हाँ ही नहीं जी, कि वो उन्होंने कर क्या दिया है। कल कब कर हनी दिया ट्रैप में उनके बिल्कुल। उनके बच्चों को लेके उनकी जमीनों के एक हिस्से का हाँ, मालिक कोई बन जाएगा। बन जाएगा जी सबसे जी, पहले अभी तो इन्होंने अमीर ये बने। सोचा नहीं है।
चलिए राजीव जी, तो मैं आपसे इजाजत चाहूंगी क्योंकि मुझे अभी जरा कहीं शांति विहार भी पहुंचना है, तो मैं थोड़ा सा आप लोगों से मेजर संतोष भंडारी आपका मेजर संतोष भंडारी आपका एक अंतिम संदेश इस प्रदेश की सारी महिलाओं के लिए, एक छोटा सा सवाल मेरा छूट गया था कि जो एलयूसीसी है, जो वैदिक कंपनी जैसी जो कंपनियां हैं जो महिलाओं को ठगी का शिकार बना रही हैं, और देखो पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है उनके पतियों को, और वो कमाते हैं और वो अपने पति से वो चीजें शेयर नहीं करती हैं, और जो पैसा ये कंपनियां इनसे लूट के ले जा रही हैं, और बाद में कोर्ट कचहरी के चक्कर लग रहे हैं लोगों के, और ये पैसा लेके फुल हो जा रहे हैं। तो क्या इस प्रदेश की आम महिलाओं के लिए, आम लोगों के लिए, आप जो महिला प्रकोष्ठ की एक अध्यक्ष हैं, आप मेजर रही हैं सेना में, तो क्या संदेश है आपका सभी लोगों के लिए? जरा संक्रमण इंडिया के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हाँ जी, मैं देखिए पहले भी मैं इनसे एलयूसीसी वाली बहुत सारी महिलाओं से मिली हूँ। मैं इनको यही कहती हूँ कि पहली बात तो आपके पतियों के द्वारा ये जो मेहनत की कमाई है, आप इसको ऐसे बर्बाद मत कीजिए। मैंने महिलाओं को भी बोला कि जिनके थ्रू आप लोगों ने ये पैसा फंसाया है, तो आप थोड़े से छोटे से लालच के चक्कर में, मुझे ये मालूम चला था कि 10,000 पे 1,000 रुपए एक्स्ट्रा उस लेडी को मिलता है जो इन महिलाओं से पैसा लेके यहाँ जमा करती है। तो इतनी छोटे से अमाउंट के लिए आप अपने जीवन भर की पूंजी को आप ऐसे बर्बाद मत कीजिए। कृपया मैं इनको बार बार यही कहती हूँ कि जितने हमारे सरकारी बैंक हैं, सरकारी पोस्ट ऑफिस हैं, आप पैसा अपना उसमें डालिए। बेशक आपको इंटरेस्ट कम मिलेगा लेकिन आपका पैसा सेफ है। लेकिन ये जो एकदम से मशरूम की तरह उगी हुई कंपनियां यहाँ आती हैं, आपको लोग बुद्धू बनाते हैं, स्पेशली पैसे के मामले में कोई भी महिला कृपया किसी पे विश्वास मत करें। आप अपने आसपास लोगों से पूछिए, बड़े लोगों से पूछिए, लेकिन किसी भी इस प्रकार की किसी उसमें मत फंसिए। ये तो अभी पैसे का मामला है, यहाँ पर तो लोग सामान बेचने के नाम पे भी बहुत ठगी कर रहे हैं। मुझे वो भी पता चला है कि सामान बेचिए, आप इतने का सामान खरीदिए, आपको इतना पैसा आपके बैंक अकाउंट में आएगा। तो यहाँ पे बहुत सारी जालसाजी चल रही है इस प्रदेश में। गरीब लोग हैं हम लोग, हम कोई बहुत राजे महाराजाओं की फैमिली से नहीं आए हैं उत्तराखंडी। कृपया अपने पैसे को बचा के रखिए, अपने सुरक्षा भी कीजिए। और महिलाओं को मैं यही कहूंगी कि बी बोल्ड लेडीज, आप लोग शक्ति हैं, दुर्गा हैं, चंडी हैं। आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अवेयर रहिए और समाज में भाईचारा बनाकर रखिए, अफवाहों में मत आइए। बस मैं तो खाली यही लोगों को संदेश अपनी तरफ से देना चाहूंगी। जय हिंद। मेजर भंडारी, आपने हमें समय दिया, और चलते चलते अगर आप बोलना चाहेंगी, क्या 27 का चुनाव मेजर भंडारी जी चुनाव लड़ेंगी, और अगर लड़ेंगी तो किन संभावित सीटों पर विचार कर रही हैं? राजीव जी, मैं पहले से ही बोल के आई हूँ कि मेरा यहाँ पर चुनाव लड़ने का कोई इरादा नहीं है। मैं सिर्फ अपनी पार्टी को अपनी पार्टी को मजबूत करने आई हूँ। मेरी वजह से अगर मेरी पार्टी मजबूत होती है और हम कुछ सीटें लेके आते हैं तो बस मेरे लिए वही एक बिग अचीवमेंट है। मेरा कोई इलेक्शन लड़ने के लिए मैं यहाँ नहीं आई। राजीव, बड़ी बात थी, आपने समय दिया, आपका बहुत शुक्रिया। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। थैंक यू।